नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में आज हम लोग 88वां 88 पार्ट को देखेंगे। दो प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ है, इसको अच्छे से आप लोग करने का प्रयास करिए। और दोस्तों एक सूचना है, अभी 8 बजे या 7 साढ़े 7 बजे आपका एक लाइव सेशन होगा, तो सभी लोग थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जैसा भी होगा आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा अनाउंसमेंट है कुछ चीज़ों की, और कुछ क्लासेस ऐड की जा रही हैं 10 तारीख से। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपका पेपर फर्स्ट का है, प्रश्न संख्या 175 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के जो भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं, तो उनका वर्णन करना है आप लोगों को। तो इसको क्या करना है कि इस प्रश्न को, इस उत्तर को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों पार्ट में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल या महान विचारकों की लाइन को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। देखिए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, अच्छे शब्दों को आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए। इसके साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए और लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि सोचने से चीज़ें नहीं होंगी। आप देखेंगे लिखेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। तो लिखना आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, पीटी के बाद मेंस में जब होगा तब लिखना पड़ेगा। अंततः आपको लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना आज से ही लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करना है। देखिए वैसे सबसे पहले तो वैश्वीकरण को बताना है आप लोगों को कि दुनिया के सभी देशों का वैश्वीकरण है क्या, ग्लोबलाइजेशन है क्या, कि पूरे विश्व को एक बाजार मान लेना या पूरे विश्व को एक गांव मान लेना या ग्राम मान लेना, ठीक है। दुनिया के सभी देशों का एक दूसरे के साथ जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो अंतर संबंध जो होता है या जुड़ाव जो होता है, आदान प्रदान जो होता है, उसको हम वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो वैश्वीकरण है तो ये एक सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रोसेस है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत, ये प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें जा रही हैं। अब देखिए आगे क्या है, आगे है वैश्वीकरण के भारत पर सकारात्मक प्रभावों को बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि भारत देश पर, भारत राष्ट्र पर कौन कौन से ग्लोबलाइजेशन ने कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव डाले, उनको देखते हैं एक करके। तो पहला प्रभाव है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। देखिए जब देश की बाउंड्रीज अन्य देशों के लिए खुलती हैं, अन्य देशों की बाउंड्रीज हमारे देश के लिए खुलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आता है हमारे यहाँ। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है तो वो आता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारा राष्ट्र जो है विकासशील देश है, और विकासशील देश होने के नाते पूंजी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ऐसे में क्या है, इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, बाहर की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और पूंजी की समस्या का समाधान होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है, तो उसके साथ में वो अपनी टेक्नोलॉजी भी लाती है, तो उसका भी हस्तांतरण होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बना जाता है। और क्या चीज़ होती है कि जैसे देखिए मान लीजिए ब्रिटेन की वस्तुएँ हैं और ये इंडिया की वस्तुएँ हैं, तो अब दोनों में क्या है, दोनों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, और जो घरेलू उद्योग जो होंगे भारत देश के, तो वो भी अच्छी कार्यकुशलता से अच्छे गुणवत्ता के उत्पादों को वह निर्मित करेंगे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब देखिए उत्पादन की लागत में कमी, कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां जो हैं उत्पादों का निर्माण जो है वो अन्य देशों में करवाती हैं जहां पर सस्ता श्रम नहीं है। अगर सस्ता श्रम वाले देशों में वो लोग अपने प्रोजेक्ट लगवाएंगी जिनसे मजदूरी उनको कम पे करनी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कंपनी होगी वो प्रोडक्ट की जो उत्पाद लागत है वो कम हो जाएगी और वस्तुएं कम कीमत पर बाजार में उपलब्ध होंगी सभी लोगों को लिए। तो लोगों को भी अच्छे रेट में, एक कम रेट में या वाजिब रेट में
वस्तुएं मिलेंगी। निवासियों के बीच आपसी समन्वय, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये आपका चाइना है, ये आपका अमेरिका है, ये आपका, तो देशों के मध्य एक दूसरे के मध्य में जो एक समन्वय है, जो कहने का मतलब है रिलेशन तभी इस्टेब्लिश होंगे, व्यापार तभी चलेगा, लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, तो सारी की सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे देशों में होती हैं। तो देशों के मध्य निवासियों के बीच में एक समन्वय की एक भावना भी आती है, आपसी समन्वय भी बढ़ता है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे भारत में देखते हैं तो विकासशील देशों में भारत की गिनती होती है। अब देखिए जब से वैश्वीकरण आया तो अगर इसका प्रभाव गरीबी में देखते हैं तो 1970 की बात करते हैं, 1977 और 78 में जो हमारे यहाँ गरीबी की दर 51% थी, 1999 और 2000 में आते आते यह 26% रह गई। तो अब आप देख सकते हैं ये सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला। और भी अन्य चीज़ें होती हैं ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आई, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ऑफलाइन एजुकेशन हो गई। आज की डेट में आप विदेश से किसी भी लेक्चर को पढ़ सकते हैं, किसी भी अच्छे टीचर या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप पढ़ सकते हैं, घर में ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, दूसरे देशों में जाकर वहाँ के लोग हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे शिक्षा की क्रांति, शिक्षा में क्रांति देखी गई है। कृषि में क्या है, देखिए कृषि में भी बहुत बड़ी क्रांति आई है कि नई उन्नत बीजों का, खाद्य उर्वरकों का, जो जैव उर्वरक होते हैं उनका भी इंपोर्ट किया जा रहा है विदेशों से, और हमारे देश से भी जो चीज़ें हैं वो आपकी आयात की जा रही हैं, ठीक है, जो निर्यात की जा रही हैं। और क्या है कि वैश्वीकरण के भारत पर सकारात्मक प्रभावों में कि द्रुतगामी संप्रेषण यात्रा हुई है, कि मतलब आप एरोप्लेन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इनसे क्या है आपकी डिस्टेंस कम हो गई, और जो दूरी पहले जो दूरी को समय लगता था दूरी को पूरा करने में, वो बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा कम समय में हो जाता है। और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक वैश्विक ग्राम की संकल्पना को भी देखा जा रहा है, वो चाहे सोशल साइट्स के माध्यम से हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद आपको बताना है वैश्वीकरण के भारत पर नकारात्मक प्रभावों में। तो देखिए 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है, ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा में ही लिखना है। वैश्वीकरण के भारत पर नकारात्मक प्रभावों को देखिए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जैसे देश है, जैसे देश एक है, अब पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में मानता है, तो इससे क्या होता है कि जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो समाप्त होने लगे, बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी, लोग क्या है, लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। अब देखिए कहीं ना कहीं कोई नया जो निवेश है एफडीआई के माध्यम से अन्य देशों का आ रहा है भारत में, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, जो भूमि भी, उनको लैंड भी तो चाहिए ना कहीं ना कहीं उद्योग लगाने के लिए, तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि किसानों, जो किसान थे उनका परिवर्तन मजदूरों के रूप में होने लगा। भाई कहीं ना कहीं पहले जो लोग कृषि करते थे अब उसी पर उद्योग लग रहा है, तो वो अब मजदूर बन गए जाकर, तो ऐसी स्थितियाँ आई। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने लगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनसे निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है और अन्य जो माध्यम है जिनसे प्रदूषण फैलता है, तो उनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। पाश्चात्य संस्कृति का भी प्रभाव, जो पश्चिमी सभ्यता है वो उसने भी भारत को काफ़ी हद तक प्रभावित किया, वो अपने रहन सहन, खान पान, सभ्यता और संस्कृति से इन चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकृति का हमने अंधाधुंध दोहन किया, अंधाधुंध रूप में हमने प्रकृति का दोहन किया, वो चाहे खनिज संसाधनों, कोई भी किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का हम लोगों ने अत्यधिक दोहन किया। संस्कृति के मूल्यों में गिरावट आई। पश्चिमी सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में जो चलकर आ रही हैं, और वो चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारे समाज के, क्योंकि हमारा सनातन समाज और जो पहले का जो समाज था वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता ने क्या किया कि चीज़ों को और बदल दिया, आके चीज़ों को गलत तरीके से परिवर्तित करने लगा, तो हमारी संस्कृति पर भी एक आघात पहुँचाया। जो संस्कृति के मूल्य हैं उनमें भी गिरावट देखी गई। अगला क्या है, नव उपनिवेशवाद का प्रसार हुआ। कहने का मतलब यही है कि जो
नव उपनिवेशवाद का अर्थ ये हुआ कि एक नए तरीके का उपनिवेशवाद है, आर्थिक उपनिवेशवाद, जो देखा जा रहा है लोगों के बीच में, देशों के बीच में। एक देश दूसरे देश के ऊपर आर्थिक रूप से कब्जा कर रहा है हर तरीके से। चाइना को आप देख सकते हैं, चाइना इंडिया में अच्छा खासा व्यापार करता है, हर एक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, वो चाहे होली हो, दिवाली हो, हर तरीके से प्रोडक्ट देखता है। समाज का उसने गहन अध्ययन किया है, इसी के बेसिस पे वह कार्य कर रहा है। और क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे देश में आ रही, तो ये क्या है, पूंजीवादी प्रवृत्ति को भी बढ़ा रही हैं और एक पूंजीवादी शोषण की अवधारणा को अवतरित कर रही हैं, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। आयात निर्यात भी प्रभावित होता है कि भाई हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन निर्यात बहुत कम करते हैं। व्यापार घाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अन्य देशों के साथ में, कि भाई हम उनसे व्यापार ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन घाटा हमारा ज़्यादा है। जैसे चाइना के मामले में क्या है कि घाटा हमारा ज़्यादा है, जबकि वो सामान बहुत कम ही खरीदते हैं, हम उनका सामान बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये दिक्कतें हैं। तो वैश्वीकरण ने ये सारे के सारे प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिखिए और अच्छे से आप लोग लिखिए। इसकी पीडीएफ पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। यूपीपीसीएस मेंस 2019 और बीओ का मेंस के लिए जो चीज़ें चल रही हैं उसी में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। पेपर सेकंड का है, प्रश्न संख्या 176 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या कीजिए। देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, अगर लिखने में आएंगे तो बहुत सारे पन्ने भी भरेंगे, लेकिन आपको 200 शब्दों में लिखना है तो 200 शब्दों में ही आपको चीज़ें बतानी हैं। ध्यान रखिएगा, 200 शब्दों में ही आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बतानी हैं। अब देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी है उनको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी होती हैं कि जैसे शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। इसके साथ में अन्य चीज़ें जो हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या कीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए राज्य का मुखिया जो होता है, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल के में निहित होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जिसको मंत्रिपरिषद कहते हैं उसका प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है, 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और कार्यपालिका की शक्ति जो है, जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो उसकी योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा किया होना चाहिए। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री के सुझाव पर राज्यपाल क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जहाँ तक विधानसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा में देखिए 404 सदस्य हैं। पहले अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर 85 सीटें जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 4 सीटें जो हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। अब देखिए इसके बाद विधान परिषद की बात कर लेते हैं। तो देखिए विधान परिषद की जहाँ तक बात करते हैं तो यह 1937 से 1937 से यह 2 मतलब सदन है यहाँ पर, उच्च सदन और निम्न सदन। तो विधान परिषद को उच्च सदन या स्थायी सदन कहा जाता है और विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। देखिए अनुमोदन करने की शक्ति विधान परिषद को नहीं होती है, ना ही धन विधेयक यहाँ पर पेश किया जा सकता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में संख्या की जहाँ तक बात करते हैं तो 100 है। और पहले सभापति कौन थे, पहले सभापति जो विधान परिषद के थे वो चंद्रभान झा जी थे, ठीक है, चंद्रभान जी थे। अब प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था को देख लीजिए कि प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश में कैसा है। 200 शब्द सीमा में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं चीज़ों पर लिखेंगे, अगर विस्तार से लिखने पर आ गए तो इसमें आप पूरा का पूरा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ें हैं कंसाइज रूप में कम शब्दों में लिखनी है।
सचिवालय, देखिए सचिवालय की बात करते हैं तो विधानसभा जो हमारा उत्तर प्रदेश का सचिवालय है, तो उत्तर प्रदेश का सचिवालय लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लखनऊ में है। इसका मुख्य जो होता है मुख्य अधिकारी, वो आपका मुख्य सचिव होता है, प्रधान होता है। कार्यपालिका अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कार्यालय होते हैं, इनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। मुख्य सचिव जो पहले थे उत्तर प्रदेश के, तो वो थे आपके भोलानाथ झा। अब देखिए शासन के कार्य जो होंगे वो आपके हिंदी और देवनागरी लिपि में होंगे। शासन के जितने कार्य हैं, कोई भी योजनाओं को लागू करवाना, सारी चीज़ों पर कार्य करना, कोई भी आदेश को पारित करवाना, अन्य पूरे स्टेट में जो कर्ता धर्ता होता है वो पूरा का पूरा सचिवालय होता है, ध्यान रखिएगा। जिला स्तर पर जिला होता है और मंडल प्रशासन होता है, जिला प्रशासन होता है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। मंडल का प्रशासन मंडलायुक्त के द्वारा होता है। प्रशासन जो है देखिए प्रशासन होता है, वित्तीय प्रशासन होता है, न्यायिक प्रशासन होता है, सामाजिक सेवाएं होती हैं। सेवाएं, बहुत सारे प्रकार की सेवाएं हमारे यहाँ, सामाजिक सेवाएं जो लोगों को प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा मंडलायुक्त होते हैं जो कि सभी मंडल पर अपने अपने मंडलों पर कार्य करते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडलायुक्त हैं, ध्यान रखिएगा, 18 मंडल हैं। और जिलाधिकारी की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो जिलाधिकारी जिले का प्राथमिक शासक होता है। सारे जिले के जितने भी कार्य हैं उसी के आदेश से होते हैं, उसी के साइन से आगे होते हैं, उसी के आदेश से। अब न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं तो देखिए जिले में दीवानी फौजदारी न्यायालय होते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय है लखनऊ में, आपका इलाहाबाद में स्थित है उच्च न्यायालय। और इसी के तहत जिले में क्या होता है, जिले में एक विधिक सेवा प्राधिकरण भी होता है। न्याय प्रशासन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1986 को। उच्च न्यायालय की न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो देखिए इलाहाबाद में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में है। खंडपीठ इसकी एक जो है लखनऊ में है। और न्यायाधीशों के स्वीकृत पद जो हैं 160 हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन थे, कमलाकांत शर्मा थे। अधीनस्थ न्यायाधीशों की, अधीनस्थ न्यायिक सेवा की जहाँ तक बात करते हैं तो देखिए अधीनस्थ न्यायिक सेवा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। न्यायिक सेवा, सिविल सेवा, उच्च न्यायिक सेवा, तो ये इस तरीके से डिवीज़न इसका किया गया है। अगली चीज़ क्या है, पारिवारिक न्यायालय। देखिए परिवार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो वाद विवाद होते हैं, उनसे संबंधित जो शिकायतें आती हैं तो उनका निवारण जो है पारिवारिक न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में किया जाता है। यह एक्ट 1984 के तहत ये सारी की सारी चीज़ें की गई थी। इसका गठन किया गया था कुटुंब न्यायालय का। अब मंडल स्तर पर ये चीज़ें होती हैं, पारिवारिक न्यायालय जो होते हैं मंडल स्तर पर पाए जाते हैं। और जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं पारिवारिक संबंधी विवादों को ये सही करते हैं। लोक अदालतें उस पर निर्णय देते हैं। लोक अदालतें जो हैं देखिए जिला और तहसील स्तर पर लोक अदालतें होती हैं जो लोगों की शिकायतों को सुनती हैं, उस पर निर्णय देती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए एक एक पॉइंट में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, क्योंकि देखिए 200 शब्द सीमा में ही इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से लिखना है। तो इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग लिखिए, अच्छे से इसको करिए और आंसर राइटिंग करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।